हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ आपके साथ हमारे इस वंडरफुल सा चैनल नोशन क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि मेटल्स धरती पर आने के बाद, ठीक है, आफ्टर कमिंग ऑन अर्थ, उसके जो चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसके साथ वो कैसा बिहेव करने लगता है ना, और कैसा अपना क्राइटेरिया दिखाता है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि उसका आउटर अपियरेंस यानी उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा है, वो बाहरी चीज़ों के साथ कैसे बर्ताव करता है ना। नेक्स्ट इनर अपियरेंस, अंदर की चीज़ों के साथ कैसे वो बर्ताव करता है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बारे में हमने पढ़ाई किया एग्जाम्पल के साथ, है ना। और कितना प्रकार का बॉन्ड ये हो जाए वो हो जाए हमने सब पढ़ लिया। लेकिन ये अगर धरती पे आया ही नहीं तो हम कैसे बात करें सब चीज़ों का, ठीक है ना। तो धरती पर तो उसे पहले लाना पड़ेगा, यानी वी फर्स्ट हैव टू एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट। अब नया एक वर्ड आ रहा है ना, अर्थ्स क्रस्ट, यानी कहाँ से वो आ रहा है? अर्थ्स क्रस्ट से। तो अर्थ्स क्रस्ट ये वाला वर्ड तो आपको पहले, आप इससे फैमिलियर है बहुत, आपको पहले भी ये पता होगा, है ना। तो हम शुरू करें बिना कुछ इधर उधर करते हुए, ठीक है। कहीं जाइएगा मत, बढ़िया वीडियो के अंत तक बैठा रहना है, ठीक है। सोर्स ऑफ मेटल, जिसको हम लोग सोर्स भी बोल सकते हैं ना, जहाँ से हम लोग किसी चीज़ को पा रहे हैं, ठीक है, हम लोग किसी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, दैट इज सोर्स। तो सोर्स ऑफ मेटल, दैट इट इज रिटन हियर, मेटल्स ओकेयर इन अर्थ क्रस्ट एंड इन सी वाटर, ठीक है। दो जगह का बात इधर पे डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। एक तो अर्थ क्रस्ट हो गया आपका, और दूसरा हो गया आपका सी वाटर, ठीक है, सैलाइन वाटर। सी वाटर तो आपको पता ही है। तो इन दो चीज़ों पे ही हमें मेटल्स का पता हमें मिल सकता है। कहाँ कहाँ पर? एक तो अर्थ क्रस्ट हो गया यानी भूगर्भ, शुद्ध हिंदी में हम लोग बोले तो ये भूगर्भ है, ठीक है। मिट्टी के सरफेस में कुछ एरिया तो ऐसा है कि वहाँ पे इतना टेम्परेचर हाई है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सरफेस में मिल जाता है, और कुछ कुछ जगह में थोड़ा नीचे तक जाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ओके। कुछ कुछ मेटल्स को हमें माइनिंग के थ्रू यानी नीचे से हम लोग को निकालना पड़ता है। ओके। तो मेटल्स ओकेयर इन अर्थ क्रस्ट एंड इन सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। ओके। तो ओर के फॉर्म में वो मौजूद रहता है, ठीक है। डायरेक्टली आपको मेटल नहीं मिलेगा, इतना इजी थोड़ी ना है। इतना प्रीशियस थिंग्स, इतना प्रीशियस चीज़ हमें थोड़ी डायरेक्टली मिल जाएगा। इसको तो कुछ कंपाउंड बना के कुछ चीज़ों के अंदर वो मौजूद रहता है, उसको हमें निकालना पड़ता है उससे, ठीक है, सेपरेट करना पड़ता है। नेक्स्ट, अर्थ क्रस्ट इज द, यानी इसका मतलब क्या हो गया? अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल, मेटल का एकमात्र सोर्स हो गया। सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको अगर मेटल मिलना है, आपको अगर मेटल चाहिए, तो आप अर्थ क्रस्ट से ही थोड़ा दोस्ती कर लीजिए। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट सच ए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। अब सी वाटर के बारे में बात करें, यहाँ पे भी ये भी है, खाली नहीं है। अब हमारा अर्थ का, हम अगर अपना अर्थ का जियोग्राफिकल पोर्शन को देखें तो क्या है, सी वाटर से ज़्यादा पार्ट ढका हुआ है ना। तो सी वाटर भी ऐसे ही थोड़ी ना है, तो उनमें भी बहुत प्रकार का मेटल मिलेगा, लेकिन सी वाटर के कंपेरेबल से अर्थ क्रस्ट में मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है वो। समझ में नहीं आया बात को? कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रहता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। लेकिन सी वाटर में पानी है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है उधर, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके। तो नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ें। ये बात समझ में आ गया, सोर्स ऑफ मेटल। इसमें सिर्फ सोर्स के बारे में हमने बात की कि कहाँ हमें मिलेगा। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आने वाला है, मिनरल्स, ठीक है। अभी अभी हमने डिस्कस किया ओर, ये सब आपको पहले भी मिला होगा, तो जियोग्राफी में मिला होगा आपको, ठीक है, लोअर क्लासेस में। तो मिनरल्स क्या है? यहाँ पे देखिए, मिनरल्स मतलब होता है कि मिनरल्स आर द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। बहुत सारा हमारे चारों तरफ बहुत सारा नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, लेकिन सब में मेटल नहीं मिलता है ना। तो मिनरल्स कुछ स्पेशली नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, नेचर से अपने आप पैदा हो गया, ठीक है। लेकिन उसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का, अब हर एक चीज़ जो बनता है एटम्स पार्टिकल से तो बनता है ना, एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, जो भी है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होगा वो, जो भी सब्सटेंस वो मिनरल्स बना हुआ है, जो भी वो सब्सटेंस, उसमें जो जो चीज़ भी मौजूद है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होगा, ठीक है। मैं आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ, ध्यान से आपको सुनना है, बात को ध्यान से सुनेंगे तो एक एक वर्ड समझ में आएगा, ठीक है। सो मिनरल समझ में आ गया, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जिसमें हर एक पार्टिकल, हर एक चीज़ उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट हो गया ओर, जिसके बारे में अभी हमें बात करना है। तो ओर क्या चीज़ होता है? वही मिनरल्स। मिनरल्स पता चल गया, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, ऐसा नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जिससे हमें मेटल मिलता हो। समझ में आ रहा है? जिससे हम मेटल को निकाल सकते हैं। हर एक मिनरल से हमें मेटल नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा मिनरल्स है
जिससे हम लोग मेटल्स को प्रॉफिटेबल अमाउंट में निकाल सकते हैं। प्रॉफिटेबल अमाउंट में मतलब होगा बिना कुछ हार्म, बिना कुछ लॉस किए हुए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने मेटल निकालने गए, हमारा उल्टा उधर लॉस हो गया उल्टा, ठीक है। हमारा मशीनरी कॉस्ट चला गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। हर प्रकार से झमेला झमेला। तो मेटल्स का तो कुछ नाम नहीं है, उल्टा हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया उधर पे। तो ऐसा नहीं, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, इधर पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है आपका, है ना, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड कोर्स। तो चीज़ों को समझना है गौर से। नेक्स्ट आगे बढ़े। तो ये सब थोड़ा इंट्रोडक्शन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, अब मेटल्स के एक्सट्रैक्शन का सोर्स पता चल गया, ठीक है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पता चल गया जो अभी यूज़ होने वाला है। अब ऑक्यूरेंस के बारे में थोड़ा बात करें, डायरेक्टली चले जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल्स फाउंड एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव एज यू नो इट। और रिएक्टिविटी सीरीज जो कल मैं बोला था, उसमें नीचे में जो जो मेटल्स आ रहा है, देखिए थोड़ा पार्ट पार्ट कर दीजिए उसको, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है मोस्ट रिएक्टिव, मिडिल में लिखा हुआ है मिड रिएक्टिव या मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स, एंड लास्टली बॉटम में क्या लिखा हुआ है, लीस्ट रिएक्टिव है। यानी उनको हम लोग 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। सो मेटल्स फाउंड एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव एंड दे आर ऑफन फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। अब देखिए लीस्ट रिएक्ट का बात किया जा रहा है, इसमें कॉन्फ्यूजन नहीं होना है, ओके। जो लीस्ट रिएक्टिव है वही फ्री स्टेट में रहेगा। अब इस बात को बबलिंग मत कीजिए, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बात क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बात लिखा हुआ है ये कि जो लीस्ट रिएक्टिव है वही फ्री स्टेट में रहेगा नेचर में, ओके। हमें नेचर से तो मिलना है, तो फ्री स्टेट में कौन रहेगा, जो लीस्ट रिएक्टिव। कुछ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का बात करें, जैसे गोल्ड हो गया आपका, ऑर्नामेंट्स बनता है, सिल्वर से भी ऑर्नामेंट बनता है, बर्तन वगैरह भी बनता है। नेक्स्ट हो गया कॉपर, ये भी एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है, डेली लाइफ का। सो कॉपर ये हो गया बात। अब कॉपर एंड सिल्वर, ये जो 2 एलिमेंट है, ये हमेशा जो रहेगा नेचर में ओर फॉर्म में ना, तो ओर फॉर्म से ही तो हमें निकालना है। तो ओर फॉर्म में रहेगा तो 2 और फॉर्म में इसको हमें निकालना है, या फिर हमें देखने को मिलता है सिर्फ 2 और फॉर्म में मेजरली ये रहता है। एक तो सल्फाइड ओर हो गया, मतलब सल्फर के साथ ये बॉन्ड कंपाउंड बना के रहता है नेचर में। और एक हो गया ऑक्साइड ओर, यानी ऑक्सीजन के साथ। ऑक्साइड के बारे में मैं कल बताया था। ऑक्साइड ओर यानी ऑक्सीजन के साथ भी ये कंपाउंड बना के नेचर का अर्थ क्रस्ट में रहता है, ओके। अंडरस्टूड, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए मेटल्स, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट लेना है, आप पॉइंट वाइज नोट कीजिए बात को, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेटल्स फाउंड इन द मिडिल रिएक्टिविटी, है तो हमारे लीस्ट रिएक्टिव के बारे में बात हो गया। अब मिडिल रिएक्टिविटी, नेक्स्ट हम लोग आएंगे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में या फिर मेटल्स के बारे में। तो जो मिड रिएक्टिव मेटल्स है, जैसे हो गया आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ये सब क्या है, ये सब अब मिड रिएक्टिव है, आपको पता है ना, तो बहुत कम है, इसको हम लोग बहुत कम वाला कैटेगरी में नहीं ला सकते, बहुत ज़्यादा वाला में भी नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये क्या है, मिड कैटेगरी में आता है, यानी ये सल्फाइड और भी बना सकता है, ऑक्साइड और भी बना सकता है। इसके साथ साथ और एक एक्स्ट्रा कंपाउंड के साथ ये अपना बॉन्ड बनाता है, जो कि है कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट आपको पता होगा, कार्बोनेट होता है आपका CO3, अंडरस्टूड। तो इनके साथ भी एक कंपाउंड बनाता है, जैसे जिंक इसके साथ लग गया तो जिंक कार्बोनेट हो जाता है, समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड, ओके। अब नेक्स्ट आगे बढ़े, ओके। देखिए अब हम लोग आते हैं मोस्ट रिएक्टिव के सामने। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो कि टॉप रिएक्टिविटी सीरीज का टॉप पोजीशन में हमें मिलता है, जैसे आपका एग्जांपल इधर पे हो गया, जैसे आपका हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो भी है आपका, आयरन हो गया, ये सब क्या है। वैसे आयरन तो थोड़ा मिड रिएक्टिव में आ जाता है, लेकिन ये सब जो मेटल है आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, ये सब क्या है, टॉप कैटेगरी में आता है। ये लोग इतना रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है, ये इसको कभी भी आप फ्री स्टेट में अचीव नहीं कर सकते। रिमेंबर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स वी कांट फाइंड देम इन फ्री स्टेट, हम लोग उसको फ्री स्टेट में कभी नहीं पा सकते, अंडरस्टूड, ओके। सिर्फ इस चीज़ों को याद रखिए। पहले हमें मेटल्स को क्या करना है, कैटेगराइज करना है मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव एंड मिडिल रिएक्टिव के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग उसको ऑक्यूरेंस, उसका ऑक्यूरेंस स्टडी कर पाएंगे। एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है बात, ओके। क्योंकि हम लोग एक साथ तो खाना नहीं खाते हैं ना, एक साथ सब एकदम भात दाल एकदम सब एक साथ थोड़ी ना मुंह में घुसरेंगे, तो भाई उल्टा निकल जाएगा, है ना। तो एक एक करके खाना पड़ेगा, तभी तो हजम होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, ओके। मैनी मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, ये तो भाई पता ही आपको, पहले भी डिस्कस किया हमने कि ऑक्साइड के फॉर्म में मेटल्स रहता है, सल्फाइड का फॉर्म में रहता है, इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के रहता है। इसका रीज़न क्या है, ज़रूरी क्या है,
ठीक है, वो ऐसे भी रह सकता था। ज़रूरी बात यह है कि ऐसा कोई जगह आपको शायद ही मिलेगा इन द अर्थ, ठीक है, अर्थ में या फिर अर्थ के ऊपर ऐसा कोई भी जगह आपको शायद ही मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, है ना। और ऑक्सीजन इतना एबंडेंट अमाउंट में नेचर में है, चूँकि ये लिविंग थिंग्स, हर एक लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी है, तो इसका इतना ही एबंडेंट अमाउंट में ईश्वर हमारे लिए छोड़े गए हैं कि ये और इतना रिएक्टिव भी होता है ये, ठीक है। ऑक्सीजन आप ऐसे मत छोड़िए कि हम लोग सांस ले रहे हैं कोई तकलीफ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये ऐसे ही होता है, नहीं। ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है। इसको अगर हम लोग केमिकल तरीके से देखें, इसका केमिकल अपीयरेंस, केमिकल बिहेवियर के बारे में बात करें तो इस इज़ हाईली रिएक्टिव। तो चूँकि ये हाईली रिएक्टिव है और ऑक्सीजन का आयन फॉर्मेशन क्या है, इसको हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा रहता है, ठीक है। मतलब इसको किसी को किसी से हमेशा लेके अपना अंदर नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करके रखता है, ठीक है। कोई भी मिलेगा पॉजिटिव आयन वाला तो बॉन्ड बना लेगा। अब हम बात किसका कर रहे हैं, किसको अकेयर कर रहे हैं, मेटल्स को। अब मेटल्स का हमेशा पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन करना है ना। मेटल्स का कैरेक्टर ही है, उसका मतलब बर्थ कैरेक्टर है कि उसको पॉजिटिव आयन ही फॉर्म करके रखना है जब भी वो अकेला रहेगा। तो पॉजिटिव फॉर्म आयन में जब रहेगा, मतलब किसी के साथ भी अगर उसको आयनिक बॉन्ड बनाना है तो पॉजिटिव आयन फॉर्म करके वो बनाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, ऐसा मेटल्स को बहुत पसंद करता है वो, ठीक है, ऐसा एलिमेंट्स को पसंद करता है जिसके पास पॉजिटिव आयन हो, क्योंकि तभी तो उसके साथ जो जाकर रिलेशन बना पाएगा। अंडरस्टूड, ओके। तो इसीलिए ऑक्सीजन के ज़्यादातर मेटल हमें ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है, क्योंकि मेटल अगर खुला छोड़ दिया जाए, वो अगर सोचेगा मेरे साथ लड़ने वाला कोई नहीं है, तो ऑक्सीजन बोलेगा हाँ भाई मैं हूँ, है ना, तो चिंता करने का ज़रूरत नहीं। समझ में आ रही है बात, ओके। सो मेटल्स आर मेनली फाउंड इन ऑक्साइड फॉर्म, ओके। बाकी के तौर पर सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, इनके तौर पर मेटल्स हमें ऑक्साइड फॉर्म में ज़्यादा मिलता है। अंडरस्टूड, तो रिमेंबर दिस ना। आगे बढ़े, चलिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ऑकरेंस हो गया। अब एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करें सर, ओके। मेटल्स को पहले मैं बोल दिया, इस बात को फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एक ही चीज़ आपको मैं थोड़ा बहुत डिटेल्स में बता के फिर से उसी चीज़ को क्यों रिपीट करता हूँ, ताकि आपके दिमाग में रहे, उड़ ना जाए। दिमाग से ये उड़ गया तो पूरा चैप्टर उड़ गया, ओके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैटेगराइज द रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज वी हैव टू कैटेगराइज द ऑल मेटल्स इन 3 पार्ट्स। रिमेंबर, इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में उसका कैटेगराइज करना है। देखिए थोड़ा डिटेल्स में देखिए। मोस्ट रिएक्टिव में आएगा आपका पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। मैं पोटेशियम बोल रहा था, लिख रहा था जिंक, आपने कुछ बोला नहीं है। और मिड रिएक्टिव में आपका आएगा जिंक हो गया, आपका आयरन हो गया, एटसेट्रा, है ना। और लीस्ट रिएक्टिव में आपका क्या आएगा, लीस्ट रिएक्टिव में आएगा आपका जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ये सब क्या होता है, ये सब होता है आपका लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। दिस इज ए स्मॉल जी, दैट इज सिल्वर, ओके। ये यू है, ठीक है। गोल्ड का सिंबॉलिक फॉर्म होता है ए यू, स्मॉल यू, ठीक है। और ये कॉपर, ये सब होता है आपका लीस्ट रिएक्टिव। और जिंक, आयरन, ये सब आता है मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स के अंदर। और ये पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सब किस में आता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। नीड नॉट टू कन्फ्यूज। पहले इसको हमने कैटेगराइज कर दिया, चलो ओके। पूछ दें, लिख लेना है आपको, ओके। उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। अब किसी भी चीज़ को हमें करना है ना, हम लोग खाना भी सिंपल सा चीज़ है, हम लोग सिंपल सा चीज़ से एग्जांपल लेते हैं ना। सपोज हम लोग खाना पकाने जा रहे हैं, पहले हमें आइटम्स को अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद मेथड बाय मेथड, सपोज आप लोग कुछ भी, आप लोग चाय का एग्जांपल ले लो, ठीक है। पहले पानी डालो, पानी डालने से हो जाएगा क्या, गैस ही ऑन नहीं किया हमने, तो पहले गैस ऑन करना है, उसके बाद पानी डालो, उसको बॉयल होने में थोड़ा टाइम दो, उसमें चीनी डालो, ये करो। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है ना, तभी जाकर अल्टीमेटली चाय का स्वाद मिलता है हमें, है ना। या फिर ऐसे ही चपाती खा लिया, मुँह में गर्म पानी डाल दिया, ऐसे ही मुँह में हो जाता है, नहीं होता है। तो हमें इन चीज़ों को, इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हमने क्या फॉलो किया, उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को हमने दिमाग में लेते हुए उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। देखिए, फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट मेजर स्टेप इज योर कंसेंट्रेशन ऑफ और एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है। एनरिचमेंट वर्ड का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, ओर, ठीक है। तो ये पहला मेथड का हमें पहले सॉल्व करना है। चलो, इस मेथड के इस मेथड के अंदर से होकर हमें जाना है, ठीक है। अंडरगोइंग दिस मेथड वी कैन रीच द सेकेंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ये हम डिटेल्स में नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे आगे हम लोग देखते जाएंगे, आगे आगे देखो होता है क्या, कॉन्सेंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है। इसको पहले हमें समझना है।
पहले हम लोग स्टेप्स को जान लेते हैं। जैसे एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है, ओर्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो हमें पता चल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकेंड में किस में जाएंगे, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल। क्रूड मेटल यानी आपका इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा, लेकिन हमें ओर में जितना इम्प्योरिटी दिखा था उतना नहीं होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। अब इसको अलग करना और ज़्यादा टेंशन नहीं, इसको हम लोग देखो क्रूड मेटल डायरेक्ट बोल दिया है। पहले हम लोग ओर बोल रहे थे, सिंपली ओर बोल रहे थे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या बोल रहे थे, ओर। अभी हम लोग क्रूड मेटल नाम दिया डायरेक्ट, यानी ओर से सिंपली अभी मेटल फॉर्म में आ ही चुका है, प्राय आपका 70% आ चुका है मेटल। लेकिन अभी भी हमने इसमें हम लोग इस चीज़ से इंडस्ट्रियल कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज़ अभी भी प्रेजेंट है इसमें, है ना। क्या इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, कब क्रूड बोलते हैं, ठीक है, क्रूड नाम कब आ जाता है वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो उसको, उस कंसनट्रेटेड ओर को हमें क्रूड मेटल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, ये स्टेप हमने पास कर लिया। थर्ड स्टेप, द फाइनल स्टेप, हमें करना क्या है, इम्प्योर और क्रूड जो मेटल है, अभी भी ये इम्प्योर है, ठीक है। क्रूड मेटल का देखो अभी इधर पे इम्प्योर लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये प्योर नहीं है, इम्प्योर है। मैं बोला ही हूँ कि इसमें थोड़ा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो इम्प्योर है। अब इसको भी रिफाइनिंग करना है। रिफाइनिंग करना मतलब क्या है, रिफाइनिंग वर्ड को थोड़ा समझ ले, मतलब छोटे बात से, रिफाइनिंग मतलब क्लीन, क्लीनिंग तो पता होगा आपको, क्लीन करना है अभी, उसको फ्रेश कर देना है, क्लियर, ठीक है। वी हैव टू अल्टीमेटली वी हैव टू गेट द फ्रेश मेटल, यस और नो, हमें फ्रेश मेटल चाहिए। ये मेटल हमें कैसा चाहिए, फ्रेश चाहिए, अंडरस्टूड। अब फ्रेश मेटल हमें कैसे मिलेगा भाई, रिफाइनिंग करके तो मिलेगा, अंडरस्टूड, ओके। तो पहला प्रोसेस होगा कितना कॉन्सेंट्रेटेड इम्प्योरिटीज़ है उसमें वो पता करना हो, जिसको हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं। सेकंड हो गया उस कंसेंट्रेशन ओर का जो कंसेंट्रेटेड अमाउंट है, इम्प्योरिटी है, उसको क्रूड, उस कंसेंट्रेटेड मेटल ओर को हमें क्रूड मेटल में कन्वर्ट करना है सेकेंड में। थर्ड में क्या करना है, अब क्रूड मेटल आ ही गया तो मेटल्स प्योर फॉर्म में आने से ज़्यादा दूर नहीं हो, ठीक है, सामने वाला स्टेशन में आ चुका है, नेक्स्ट स्टेशन में उसको प्योर फॉर्म में आना है। अब तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, तो थर्ड स्टेप में हमें क्लीन करना है, अंडरस्टूड, ओके। इस चीज़ को गौर से समझे नेक्स्ट स्टेप में, ओके। देखिए आगे बढ़ते हैं, कहिए जाइएगा मत, बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात मैं बोल देता हूँ, आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मैं शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा कुछ फ़ायदा है, मेरा क्या फ़ायदा, आप लोग अच्छा मार्क्स ले, इससे मेरा फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन हमारा नोशन क्लास का मेन मोटिव है आप लोगों को, ठीक है, फ्यूचर में आप लोग को एनलाइटन करना, ठीक है। तो आप शेयर करेंगे तो क्या होगा, आप इसी के साथ साथ अपना दोस्तों का भी थोड़ा भला कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा दोस्त होगा जिसके साथ जिसका फ़ोन नहीं है, तो उसका फ़ोन में आप शेयर नहीं कर सकते, नहीं तो आप अपना घर में उनको बुला लीजिए, बुला के आप एक साथ इस चीज़ को देखिए, तो थोड़ा डिस्कशन प्रोसेस भी हो जाएगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब डिस्कशन प्रोसेस लेकिन बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ स्टडी, ठीक है। डिस्कशन में लोग स्टडी को और भी आगे ले जा सकते हैं, और भी अच्छी तरह से एक कॉन्सेप्ट को हमें समझ में आता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्कसिंग, ओके। तो दोस्त को लेके आइए, दोस्त को समझाइए, दोस्त को भेजिए, जो नहीं लेना चाहता उसको भी भेजिए, ज़बरदस्ती दे दीजिए, अरे लेना है तेरे को, है ना, ओके। तो आगे बढ़े, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फर्स्ट स्टेप, लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप विद द हेल्प ऑफ सम डेफिनेशंस। सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, सी हियर, ठीक है, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज सच ए सॉयल। अब ओर में एक चीज़ नहीं रहता है भाई, हजारों साल से अंदर में दबा हुआ है, हाई प्रेशर के वजह से ओर फॉर्म हुआ है। ओर कैसे बनता है, बहुत प्रेशर से, जो ऊपर में आर्थ क्रस्ट में जो इतना समय तक लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ थिंग्स जो प्रेजेंट था, वो धीरे धीरे अंदर में दबता जाएगा, दबता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और दबेगा, प्रेशर बढ़ेगा और दबेगा, है ना। ऐसा करते करते एक समय आता है ओर बन जाता है। ऐसा इतना प्रोसेस कंप्लीट होने में उसको लाखों साल लग जाता है। अब सोचो एक चीज़, लाखों साल अंदर में डिपॉजिट होके वो ओर में कन्वर्ट हुआ है, तो उसके पास कितना सारा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगा। एक हो गया सॉयल, इसमें तो कुछ ही का नाम दिया है ना, उससे ज़्यादा मिलेगा। जैसे सॉयल हो गया, सैंड हो गया, स्टोन हो गया, सिलिकेट, सिलिकन के फॉर्म में रहता है वो, ठीक है, सिलिकॉन एटम के साथ भी कॉम्बाइन रहता है, ठीक है। उतना कुछ हमें जानना नहीं, हमें सिर्फ इतना कुछ जानना है कि इम्प्योरिटीज बहुत अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, जिसके लिए उसको कॉन्सेंट्रेटेड ओवर बोला गया है, ठीक है। ओर्स का कॉन्सेंट्रेशन एज कम्पेयर टू मेटल, आप उसमें पता ही नहीं कर सकते कि मेटल कौन सा है, सोचिए तब। तो ऐसा इम्प्योरिटीज को हमने जो अलग करते हैं ना, हमें फर्स्ट इसको अलग करना है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। कॉन्फ्यूज नहीं होना इस चीज़ में, इतना जो इम्प्योरिटीज में प्रेजेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड ओर बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। इतना इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट है कि मेटल को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर। अब इसको इम्प्योरिटीज को तो अलग करना पड़ेगा ना, किस लिए, उसको क्रूड मेटल में कन्वर्ट करना है,
हमें तो प्योर मेटल चाहिए। तो इम्प्यूरिटीज़ को अलग करने का जो प्रोसेस है, इसको जो हम लोग हटा रहे हैं इम्प्यूरिटीज़ को, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, नाउ ओर्स व्हिच आर माइंड, अब मैं क्या बोला था, हर ओर सरफेस में नहीं रहता है, कुछ कुछ जैसे आप लोग डिस्कवरी चैनल्स वगैरह में देखेंगे, कुछ कुछ मेटल हमें सरफेस में मिल जाता है ना। लेकिन हर एक तो सरफेस में मिल जाता तो काम बन जाता है ना, सबको जाके लेके आता, सबको अमीर बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ को स्ट्रॉन्ग माइनिंग प्रोसेस के थ्रू हमें मिलता है, कुछ ओर को। ठीक है, कुछ मेटल्स को हमें स्ट्रॉन्ग माइनिंग प्रोसेस से होकर गुजर के उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ओर्स विच आर माइंड ऑफन कंटेंट मेनी इम्प्यूरिटीज़, तो बहुत इम्प्यूरिटीज़ में प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, माइनिंग करके निकाला जा रहा है इतना अंदर से। अब इस इम्प्यूरिटी को बोला जाता है गैंग। ठीक है, ये जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, मैं ब्लू इंक से समझा देता हूँ। ठीक है, एनलाइटन कर देता हूँ। देखिए, सैंड, स्टोन, सिलिकेट, सिलिकॉन, ये सब जो हो गया, ये सब होता है गैंग। गैंग मतलब इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट एलोंग विद द मेटल। मेटल के साथ जो भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, ये हो गया आपका मेटल, इसके साथ ये सब इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ब्लू ग्रीन वाला इम्प्यूरिटीज है, ब्लू वाला मेटल है। ठीक है, दिस इज योर मेटल। सॉरी, कौन सा कर दिया अरे भाई। ठीक है ना, समझ में आ गया? दिस इज मेटल एंड सराउंडिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स आर इम्प्यूरिटीज। दिस ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज, ये जो सराउंडिंग इम्प्यूरिटीज ऑब्जेक्ट्स है, इम्प्यूरिटीज है, इसको बोलते हैं हम लोग गैंग। ये गुंडा वाला गैंग नहीं, ठीक है, ये गैंग है। दैट इज इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट एलोंग विद द रिक्वायर्ड मेटल। ठीक है, गैंग बोलते हैं हम लोग। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बात हो गया। कंसंट्रेशन और तो आपको समझ में आ गया होगा ना। ओके, ना प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ऑटोमेटिक। अब मेटल है भाई, ये तो हमेशा जैसे इसको आप बाहर निकलो, मैं अपना प्रॉपर्टी, अपना औकात दिखाना शुरू कर देगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इनके साथ भी डील करना पड़ता है हमें, जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का प्रोसेस से होकर जाते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रोसेस है, कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, जिसको आप लोग हायर क्लास में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा इसका हम लोग ऐसे ही जान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस है, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन हो गया आपका, सपोज ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोएटेशन मेथड। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड which आर बीइंग यूज्ड, ठीक है, इन द रिफाइनिंग और इन द रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द रिक्वायर्ड मेटल। ठीक है, ओर से मेटल को अलग करने के लिए इन प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे ही ओर को हम लोग बाहर निकलते हैं ना माइनिंग के प्रोसेस से, तो बहुत सारा रिएक्शन दिखाना शुरू कर देते हैं, अपना हुलिया दिखाना शुरू कर देते हैं। तो उन चीज़ को थोड़ा ठंडा करना है ना, शांत करना है, इसके लिए इस प्रोसेस, ये सब थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस है। ये सब प्रोसेस के बारे में आप लोग को हायर क्लासेस में मिलेगा, जैसे 11-12 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अभी इतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, तो डरिए मत, टेंशन नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कभी कभी हंसी मजाक कर लेंगे। ओके, आगे बढ़े। देखिए अभी नेक्स्ट proceed to the next step, next method, that is headed here, conversion of concentrated ore into crude metal. We have to convert this concentrated ore, जो इतना impurities present है, इसको अभी हटाना है। ठीक है, बाहर भेजना है इसको, और क्रूड मेटल को हमें अचीव करना है। तो इसमें एक सब हेडलाइन आ गया है ना, एक देखिए आप, सब हेडलाइन आ गया, क्या है, कन्वर्जन ऑफ मेटल ओर इनटू ऑक्साइड। तो इस प्रोसेस में क्या कर दिया जाता है अल्टीमेटली, भाई कंसंट्रेटेड ओर को क्रूड मेटल में कन्वर्ट करने का मतलब है कि उसे हमें प्राय प्योर शेप देना है, मेटल का हमें प्योर शेप देना है। तो कैसे मिलेगा हमें इसको, अल्टीमेटली हमें डायरेक्टली तो हम लोग प्योर मेटल नहीं ला सकते, थोड़ा इम्प्यूरिटीज तो प्रेजेंट होगा, तो थोड़ा प्रेजेंट होगा तो होने दो, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो अभी ओर फॉर्म में था, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्यूरिटीज में प्रेजेंट है, उसको भी क्या करना है, ऑक्साइड फॉर्म देना है। ऑक्साइड फॉर्म मतलब कल हम लोग पढ़े थे ना, जैसे मेटल ऑक्साइड यानी जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड हो जाता है। अब ऑक्साइड के साथ आ गया भाई, ऑक्साइड क्या है, हवा है। ठीक है, उतना स्ट्रांग वो बनेगा नहीं, लेकिन हाँ रिएक्टिव ज़्यादा है, लेकिन उतना स्ट्रांग बनेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। तो इसी के फॉर्म में हम लोग अगर मेटल को लेके आएंगे तब भाई अलग करना उतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो सेकेंड मेथड जैसे ही कंप्लीट हो गया, उसके बाद थर्ड में जाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सेकेंड मेथड तक आने में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम लोग पहले अभी थोड़ा बात किया इसका, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लोरेशन एटसेट्रा। ओके, तो क्या करना है हमें इस मेथड में, सेकेंड स्टेप में हमें करना क्या है, वी हैव टू ऑब्टेन मेटल्स, वी हैव टू अचीव मेटल्स इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म, उसको हमें उसका ऑक्साइड फॉर्म में लाना है। अब ऑक्साइड फॉर्म से उसको निकालना ईजी हो जाता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट रिटन हियर, सो ओर्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड कार्बोनेट आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू इनटू देयर ऑक्साइड्स। ठीक है,
अंडरस्टूड हो रहा है? सेकेंड मेथड में हमें करना क्या है, तो हम फर्स्ट मेथड पास कर लिए, अब सेकेंड मेथड में हमें अचीव ये करना है कि उसको कैसे हम लोग ऑक्साइड फॉर्म में लेके आए। अब फर्स्ट मेथड में था यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर फॉर्म में जो जब वो था बहुत स्ट्रॉन्ग ओर फॉर्म में, तब वो कार्बोनेट के साथ, ठीक है, कार्बोनेट के साथ कॉम्बाइन होके था, कॉम्बाइन होके बॉन्ड बना के रहा था, सल्फाइड के साथ बॉन्ड बना के रह रहा था, ठीक है। अब उसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में, यानी सिंपल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के रहेगा। समझ में आ रहा है बात? ये सब मैं अभी थोड़ा समझा रहा हूँ डिटेल्स में, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो पहले कार्बोनेट फॉर्म में था, सल्फाइड फॉर्म में जब था, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ओर। दिस पार्ट इज नोन एज कंसेंट्रेटेड ओर, कंसेंट्रेटेड था, ठीक है, CONC डॉट, इसका मतलब होता है कंसेंट्रेटेड। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, दिस इज क्रूड फॉर्म, जब ओनली ऑक्सीजन उसके साथ प्रेजेंट हो, दैट इज क्रूड फॉर्म, मेटल का क्रूड फॉर्म हो गया, अंडरस्टूड, ठीक है। अब क्रूड फॉर्म में लाना इतना तो ईजी नहीं होगा ना, कॉन्सेंट्रेटेड से क्रूड फॉर्म में ला रहे हो भाई, थोड़ा तो हार्ड होगा। तो दो प्रोसेस, रिमेंबर, टू प्रोसेसेस आर वास्टली यूज्ड इन दिस मेथड, ठीक है। इस मेथड में दो प्रोसेस को हम लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। एक हो गया आपका रोस्टिंग, रोस्टिंग मेथड से हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा हो गया कैल्सिनेशन मेथड से हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? अब ये दो प्रोसेस तो भाई हमें पढ़ना ही है, ये तो भाई हमारा सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। इन दो मेथड को थोड़ा पढ़े, व्हाट इज रोस्टिंग एंड व्हाट इज कैल्सिनेशन, कहाँ पे रोस्टिंग आता है, कहाँ पे कैल्सिनेशन आता है, ठीक है। दोनों मेथड एक ही जगह में नहीं आएगा, दोनों मेथड अलग अलग जगह में आएगा, ठीक है। याद रखना, हमने यहाँ पे दो ओर का डिस्कशन किया है, कैसा, एक हो गया कार्बोनेट और एक हो गया सल्फाइड और, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, देखिए व्हाट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स दैट हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर को जब गर्म किया जाता है, थोड़ा मोड़ा गर्म नहीं, बहुत गर्म किया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, बहुत ज़्यादा एयर के अमाउंट में, मतलब जितना एयर चाहिए डाल दो, नो टेंशन, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, जितना एयर चाहिए उतना एयर डालो, उस एयर के प्रेजेंस में उसको हीट करो, किसको, सल्फाइड ओर को, उस पर्टिकुलर मेटल का सल्फाइड ओर को डिजोल्व करो। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़े, ठीक है। पहले चलो पूरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ना। पूरा डेफिनेशन ये है कि हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर को हम लोग हीट करेंगे, ओर मतलब समझना है उसमें मेटल प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो सल्फाइड ओर को जब हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करेंगे, किस लिए, टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड फॉर्म, उस मेटल का ऑक्साइड फॉर्म में उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग, ठीक है। एग्जाम्पल से समझे बात को, देखो एग्जाम्पल से समझोगे पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। देखो ओके, ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल, क्या लिखा हुआ है, जिंक सल्फाइड, सल्फाइड फॉर्म में है, कौन, मिड रिएक्टिव एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग इधर, ठीक है। थोड़ा मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव वाला का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मिडिल रिएक्टिव वाला सबसे इजी है, हमें ज़्यादातर मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट को निकालना इजी होता है, लेकिन हाई रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव दोनों में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव चलो हमेशा फ्री स्टेट में रहता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में रहता है, लेकिन मोस्ट मिड रिएक्टिव वाला क्या है, दोनों तरफ से अच्छा है भाई। तो हम लोग मिड रिएक्टिव एलिमेंट से हम लोग इस एग्जांपल को समझेंगे। देखो, तो जिंक है मिड रिएक्टिव एलिमेंट, अपना सल्फाइड ओर में प्रेजेंट है ना, जिंक सल्फाइड लिखा हुआ है ना, तो अपना सल्फाइड ओर के साथ प्रेजेंट है। देखिए सल्फर, सल्फर के साथ जो भी प्रेजेंट रहता है उसको सल्फाइड नाम दिया जाता है, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड हो गया। अब इसको क्या करना है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें इसको क्या करना है, हीट करना है ना। एक्सेस एयर मतलब बहुत ज़्यादा एयर के अमाउंट में, ठीक है, एयर का कमी नहीं होना चाहिए पूरा का पूरा रिएक्शन प्रोसीड होने में। तो इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हेनेवर वी हीट दिस सल्फाइड ओर ऑफ जिंक, सब मेटल पे हमने जिंक लिया तो जिंक का ही तो बात करेंगे। तो एक्सेस एयर के प्रेजेंट में हम लोग जिंक सल्फाइड को हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है। हीट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, अपना रेस्पेक्टिव उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जिंक का देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है इधर, है ना, ऑक्सीजन जाके ऐड हो गया, ठीक है, और सल्फर इससे रिड्यूस हो रहा है, सल्फर इससे निकल जा रहा है, अंडरस्टूड। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस से जब किसी मेटल्स को, ठीक है, अपना ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दिस इज द ऑक्साइड फॉर्म। इसका नाम क्या है, दिस इज नोन एज, सर ये तो हमें पता है, जिंक ऑक्साइड, है ना, हाँ सर पता है, ओके। तो क्या हो गया, ये जिंक सल्फाइड था, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, मतलब अपना ही आइडेंटिटी में फिर से लौट के आया। अब उसको आइडेंटिफाई करना और भी इजी हो गया, पहले थोड़ा हार्ड था, हाँ, अब ऑक्साइड फॉर्म में आ गया। तो ऐसे प्रोसेसेस से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, एक्सेस एयर के प्रेजेंस से जब सल्फाइड ओर को, ठीक है, रिमेंबर सल्फाइड ओर को
हम लोग ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज रोस्टिंग। ठीक है, किसी मेटल जब कोई भी मेटल जब सल्फाइड ओर में प्रेजेंट रहता है, उसको इन प्रेजेंस ऑफ ह्यूज ऑक्सीजन जब उसको हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज रोस्टिंग। अंडरस्टूड? आगे बढ़े, देखो आगे बढ़े। ओके, ये सब पोंछ देते हैं। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट प्रोसेस में आता है। दो प्रोसेस हम लोग उधर डिस्कस करने वाले थे, एक हो गया रोस्टिंग, एक था कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है? देखिए, कैल्सिनेशन होता है हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर। अब यहाँ पे कौन सा ओर था? सल्फाइड ओर। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं इधर सल्फाइड ओर इज रिटन हियर, और यहाँ पे कौन सा ओर को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? कार्बोनेट ओर। तो सल्फाइड ओर को जब भी हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तब रोस्टिंग आएगा, उस प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग बोलेंगे। और कैल्सिनेशन प्रोसेस कब एराइज होता है? जब हम लोग कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला बात ध्यान देना है कि सल्फाइड ओर इसमें यूज होता है। रोस्टिंग प्रोसेस किस में यूज कर सकते हैं? सल्फाइड ओर में। और कैल्सिनेशन प्रोसेस किस में यूज करते हैं? कार्बोनेट ओर में। दूसरी बात ध्यान देना है कि रोस्टिंग जो प्रोसेस यूज होता है हाई प्रेजेंस ऑफ एयर में, एक्सेस एयर प्रेजेंट होगा। और कैल्सिनेशन प्रोसेस लिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड सप्लाई मतलब समझ में आ रहा है? यू मे से इट दैट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही बोल सकते हो डायरेक्ट। अब लिमिटेड सप्लाई मतलब समझ में आ रहा है ना? ऑक्सीजन का बहुत कमी होना चाहिए इसमें, तभी जाके आपको कैल्सिनेशन प्रोसेस का भरपूर फायदा मिलेगा। ठीक है, यू ओनली कैन अचीव द फुल प्रॉफिट ऑफ कैल्सिनेशन प्रोसेस। ठीक है, व्हेन एवर एयर सप्लाई इज वेरी वेरी लिमिटेड, ओके, वेरी वेरी लेस, यानी एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर में जब आप लोग कार्बोनेट ओर को हीट करेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसको हीट करेंगे और हीट करके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे कैल्सिनेशन। तो एक एग्जांपल से समझे बात को, देखो। ओके, क्या लिखा हुआ इधर? हेयर इज रिटन हेयर, इसको हम लोग पोंछ देते हैं ना, डिस्टर्ब करेगा। ओके, देखिए, वही एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वही जिंक का, है ना। अब पिछले बार वो सल्फाइड ओर में प्रेजेंट था, अभी वो जिंक कार्बोनेट ओर के साथ प्रेजेंट है ना, कार्बोनेट ओर में वो मौजूद है। अब वो इसमें भी हीट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें एयर का अमाउंट देखिए, यहाँ पे प्लस O2 लिखा था ना हमने, ये वाला पार्ट देखिए, और यहाँ पे देखिए कोई O2 नहीं है। इसमें क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है, डायरेक्टली डिकम्पोजिंग, द होल कंपाउंड इज डिकम्पोजिंग। मतलब इतना हीट दिया जा रहा है, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट देंगे तब ये काम करेगा। ठीक है, हम लोग जैसे एक चीज़ पढ़ते हैं ना कभी कभी कि ऑक्सीजन, कभी कभी क्या, हमेशा जानते हैं हम लोग ये चीज़ कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमेशा किसी भी चीज़ को बर्न किया जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन जो चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, नहीं लेने से भी होता है, नहीं चाहिए होता है इसमें ऑक्सीजन। ठीक है, तो डायरेक्टली जब भी जो भी ये ओर है, इसको हम पूरा हीट करना शुरू करें तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? अपना ऑक्साइड फॉर्म में आ जाएगा। देखिए, आ गया। और कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें अमाउंट प्रेजेंट था वो अलग हो जाएगा, निकल जाएगा। अंडरस्टूड? कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। ठीक है, अपना ऑक्साइड में ये आ गया। अंडरस्टूड? अब दोनों क्रूड मेटल, दोनों प्रोसेस से हमें क्या मिल गया? क्रूड मेटल। दिस फॉर्म इज नोन एज क्रूड मेटल ऑफ जिंक। अब कौन सा मेटल है ये? जिंक है। ठीक है, लिख दे हम लोग इधर, लिख लीजिए, दिस इज योर क्रूड मेटल, यानी क्रूड जिंक, है ना। दिस इज ऑल्सो क्रूड जिंक। ठीक है, सिर्फ प्रोसेस अलग था। समझ में आ गया बात? इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, ये आपको रिवाइज करता रहना है। देखिए, नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंसेस। ठीक है, तो समझ में आ गया। आप ये हरगिज आता रहता है एग्जाम में, इसलिए हम लोग डिफरेंस को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच का जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोसेस में हमें डेफिनेशन से बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो इसका डिफरेंस पढ़ना तो जरूरी है। और ये एग्जाम में भी डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, बहुत बार ये बोर्ड में आ चुका है, ऐसे नॉर्मल एग्जाम्स में भी आता है, इस क्लास में भी। तो हम लोग पहले जान लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ आप याद रखिए, मैं डिस्कस कर चुका जो वही बता रहा हूँ। देखो, फर्स्ट इज योर दैट, फर्स्ट डिफरेंस इज देयर। कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है? कार्बोनेट ओर में ही ये दिखा जाता है। ये प्रोसेस किस में अंडर होता है? दिस प्रोसेस सीन मेनली इन कार्बोनेट ओर ऑफ मेटल। ठीक है, रोस्टिंग, दिस प्रोसेस इज सीन मेनली इन सल्फाइड ओर। कैल्सिनेशन कहाँ पे दिखा जाता है? कार्बोनेट ओर में। रोस्टिंग कहाँ पे दिखा जाता है? जब कोई मेटल सल्फाइड ओर में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट, कार्बोनेट्स ओर्स हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये मैं बता दिया, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में था ना कैल्सिनेशन प्रोसेस, यानी ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन से ये हीट हो जाता है।
सल्फाइड और इसको बहुत ऑक्सीजन चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ प्रेजेंस नहीं, इसमें और एक वर्ड लगाना जरूरी था, प्रेजेंस ऑफ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एज यू कैन, जितना ऑक्सीजन आप ले सकते हो उतना में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड इन एंड मेटल ऑक्साइड फ्रॉम। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में दो चीज़ निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है ना, बाई प्रोडक्ट में कल समझाया था आपको, मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, जो हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए, उसके साथ साथ जो अधूरा जो भी निकलता है साइड में, दैट इज बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। और मेन प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड, जो कि क्रूड मेटल है। और रोस्टिंग में क्या होगा, इसमें मेटल ऑक्साइड, ओनली मेटल ऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बोनेट और प्रेजेंट ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, कार्बोनेट और प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें कार्बोनेट और था इसलिए आ रहा है, लेकिन सल्फाइड और जो है, ठीक है, इसमें जो सल्फाइड और है, इसमें क्या करना है, सल्फाइड और में SO2 निकलता है, इसमें क्या निकलता है, CO3 बाई प्रोडक्ट, दिस इज योर बाई प्रोडक्ट, मतलब मेन प्रोडक्ट के साथ आपका ये निकलेगा, ठीक है। और इसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फाइड और है ना, तो ऑक्सीजन के साथ ये भी जाकर बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बना के हट जाएगा ये। तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा इधर, तो बाई प्रोडक्ट निकलेगा इधर SO2, अंडरस्टूड, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़े, लेट्स गो। अब देखिए, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। फ्लो चार्ट यानी हम लोग इसी एक्सटेंस को मेटल्स को अभी तक जो हमने पढ़ा, इसी को हम लोग अभी एक चार्ट बना के हम लोग अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा ना। तो हम लोग एक ही चार्ट में सबको हम लोग जान ले तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। पूरा चीज़ एक ही चीज़ में हम लोग जान लिए। तो देखिए क्या है, पहले तो हमने क्या किया, फर्स्ट में हमने कैटेगराइज किया तीनों चीज़ों को, हाई रिएक्टिविटी मेटल को अलग किया, मीडियम रिएक्टिविटी को अलग किया, लो रिएक्टिविटी को एक साइड में रख दिया, तीनों को एक साइड में रख दिया। हाई रिएक्टिविटी वाला क्या है, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता है, ड्यू टू इज हाई रिएक्टिवनेस, हमेशा किसी कोई भी साथ में मिलेगा और रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इनको क्या कर दिया जाता है, पहले बहुत मेल्ट करने लायक, ये अपना मेल्टिंग पॉइंट में आ जाए इतना टेम्परेचर इसमें डाला जाता है। जैसे ये मोल्टेन स्टेट में आ गया, अपना मोल्टेन स्टेट में आ गया वो ओर, ठीक है, इस पर्टिकुलर मेटल का ओर जब अपना मोल्टेन स्टेट में आ गया, तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास किया जाता है। तो इसमें क्या है, हमें ज़्यादा स्टेप्स फॉलो नहीं करना है। हाई रिएक्टिव था तो बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया था, इतना हीट किया उसको कि ये मोल्ट हो गया, ठीक है, मोल्टेन स्टेट में आ गया, मेल्ट हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास किया, प्योर मेटल में आ गया, ख़त्म। ओके, तो पहला वाला तो भाई बहुत ईजी था, पता चल गया हमें, ठीक है। मोल्टेन स्टेट में इसको कन्वर्ट करना है, इतना टेम्परेचर देना है, उसके बाद जैसे मोल्टेन स्टेट में आ गया उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करो उसके अंदर से होकर, वो प्योर मेटल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये हम लोग डिटेल्स में थोड़ा पढ़ेंगे अभी आगे, थोड़ा सा डिटेल्स, ज़्यादा नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो प्योर मेटल में आ गया है। अब नेक्स्ट जो मीडियम रिएक्टिविटी है, इसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है थोड़ा, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मीडियम रिएक्टिविटी में करना क्या है, पहले इसको क्या करना है भाई, पहले तो हमने अलग ही कर लिया, उसके बाद ये तो मीडियम रिएक्टिविटी है, तो मीडियम रिएक्टिव मेटल को करना क्या है, पहले दो ओर में हमें सेपरेट करना है, या अलग अलग ओर में प्रेजेंट होगा ही, पहले से मौजूद होगा, तो उसमें से हमें अलग करना है कौन सा कार्बोनेट ओर है उसका अलग कर दिया, कौन सा सल्फाइड ओर है उसको भी अलग कर दिया, अंडरस्टूड, दोनों सेपरेट हो गया। अब कार्बोनेट ओर को कौन सा प्रोसेस से आगे बढ़ाना है, कैल्सिनेशन से सर, ओके। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस हो गया इसका, कार्बोनेट ओर से वो ऑक्साइड फॉर्म में आ गया, देखो ऑक्साइड फॉर्म में आ गया, खत्म। फिर से सेम प्रोसेस वी हैव टू फॉलो, बट नेम इज डिफरेंट, ठीक है, मेथड इज डिफरेंट। तो उसी तरह इसी तरह हमें सल्फाइड ओर को भी करना है। अब कैल्सिनेशन का एक चीज़ क्या था, कैल्सिनेशन प्रोसेस में हमें एक चीज़ ध्यान क्या रखना है, इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, नो ऑक्सीजन, O2 प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, मतलब बिना ऑक्सीजन के हेल्प से, एक्सेस एयर, आप ऑक्सीजन नहीं लिखे, आप इधर पे एयर लिख दीजिए, नो ऑक्सीजन नहीं, आप इधर पे लिख दिए नो एयर, ठीक है, एयर इसमें नहीं होगा इस प्रोसेस के कॉम्प्लीशन के समय, लेकिन रोस्टिंग में क्या होगा, इसमें एयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें क्या करना है, सल्फाइड ओर को रोस्टिंग के थ्रू ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट करना है ना। तो कार्बोनेट ओर को हमने कैल्सिनेशन के प्रोसेस से ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट कर दिया, उसमें एयर नहीं चाहिए, अगर बिना एयर का हीट किया तो हो गया तुम्हारा कैल्सिनेशन प्रोसेस, एयर के साथ हीट किया, ठीक है, एयर के साथ हमने हीट किया तो क्या हो गया, वो रोस्टिंग मेथड हो गया, ठीक है। अब दोनों प्रोसेस से हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल में हम लोग उसको
मेटल को पा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस से हमने उसको मेटल को ऑक्साइड फॉर्म में लेके आया। ऑक्साइड फॉर्म में लेके अब क्या करना है, ऑक्साइड को तो हटाना पड़ेगा ना, नहीं तो प्यूरीफाई मेटल कैसे मिलेगा। व्हाट इज आवर मेन, हमारा मेन मोटिव क्या है, ठीक है, हमारा मेन गोल क्या है, हमारा मेन गोल है उसको प्यूरीफाई फॉर्म में लाना, ठीक है, मेटल्स को प्योर फॉर्म में लाना, यानी वी हैव टू गेट प्योर मेटल। ओके, तो प्योर मेटल का लाने का तरीका क्या है, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, रिडक्शन, यानी मेटल्स को रिड्यूस। रिडक्शन मतलब क्या है, ये जो ऑक्साइड ऑफ मेटल है इससे ऑक्सीजन को हटाना है, टू सेपरेट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को तो हटाना है भाई, है ना, ऑक्सीजन को हटा दिए, अब प्योर फॉर्म में आ गया, ठीक है। अल्टीमेटली हमने मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट को भी प्योर फॉर्म में लेके आए, मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट प्योर फॉर्म में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट वन, ठीक है, उसमें खास उतना टेंशन वाली बात भी नहीं है, तो इतना पोंछ देते हैं हम लोग, ठीक है। अब पोंछ दीजिए, अब इसको लिखेंगे लेकिन, ठीक है, तो याद रहेगा। लास्ट वन इज और लो रिएक्टिव एलिमेंट। अब लो रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो भी सल्फाइड ओर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब कार्बोनेट ओर में उतना दिखा नहीं जाता, लेकिन सल्फाइड ओर में प्रेजेंट रहता है ये, ठीक है। जैसे आपका सिल्वर हो गया ना, लो रिएक्टिव, इसको आप लोग हमेशा AgS फॉर्म में देखेंगे, ऐसा आप लोग कंपाउंड भी देखेंगे, ठीक है। आप देखे होंगे अब तक, क्लास 9 में भी आपको मिला होगा ऐसा कंपाउंड के साथ थोड़ा बहुत रिएक्शन, आपका NCERT बेस्ड का अभी जो 10 का बुक है उसमें भी मिलेगा। तो सल्फाइड ओर में वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट्स को क्या करना है, सल्फाइड ओर से उसको रोस्टिंग प्रोसेस, अब सल्फाइड ओर में प्रेजेंट है तो रोस्टिंग प्रोसेस ही तो करना पड़ेगा ना, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, एयर के प्रेजेंट में उसको हमें हीट करना है। हीट कर दिया, वो मेटल बन गया। अब मेटल बन गया, लेकिन फिर भी अब मीडियम रिएक्टिविटी के कंपेरेबल से बहुत कम, लेकिन इस लो रिएक्टिविटी के कंपेरेबल से इसमें अभी भी थोड़ा बहुत इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें जितना, अब इसमें जितना आप देखिए कहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसमें जितना इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है उससे थोड़ा कम होगा इसमें। तो जितना भी कम हो, हमें तो प्योर फॉर्म चाहिए ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें प्योर फॉर्म चाहिए। तो प्योर फॉर्म में लाने के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रोसेस, फाइनल प्रोसेस करना पड़ता है, दैट इज रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग का मीनिंग का मैं बोला था पहले ही, दैट इज क्लीनिंग, उसको थोड़ा क्लीन करना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म हुआ। अगले सेशन में हम इन्हीं चीजों को थोड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ओके। यानी रिफाइनिंग कैसे की जाती है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स को कैसे रिड्यूस किया जाता है, यानी रिडक्शन ऑफ मेटल कैसे होती है, और एक नया टर्म हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, व्हिच इज सिमिलर टू योर रिफाइनिंग, ओके। रिफाइनिंग के जैसे सिमिलर है, ओके। तो आज का सेशन हमारे यहीं पर खत्म हुआ।